जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी छपावा ना हो, कोई किताब नहीं, कोई अखबार नहीं, कैलेंडर, पोस्टर, कुछ भी नहीं। आज तो हम हर तरफ प्रिंट से घिरे हैं, लेकिन एक वक्त था जब ऐसा नहीं था। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। प्रिंट या छपाई की संस्कृति का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ और इसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल कैसे दी? बिल्कुल। और हमारे स्रोत हमें एक बहुत लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। मतलब पूर्वी एशिया के शुरुआती वुड ब्लॉक्स से लेकर यूरोप और फिर भारत तक हम ये देखेंगे कि कैसे एक तकनीक ने सिर्फ किताबें नहीं बनाई, बल्कि समाज, धर्म और सत्ता के साथ हमारे रिश्ते को ही पूरी तरह से बदल दिया। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हाथ से लिखने की दुनिया से निकलकर जब मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ कदम बढ़ाए गए तो उसके नतीजे कितने गहरे हुए। तो चलिए सीधे शुरुआत पर चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ हुआ? हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे पुरानी जो प्रिंट तकनीक थी वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ये हाथ से छपाई का एक तरीका था। हाँ, जिसे वुडलॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चीन में 594 ईस्वी से ही, मतलब बहुत पहले से, लकड़ी के तख्तों पर अक्षर या चित्र उकेरे जाते थे। फिर उन पर स्याही लगाकर कागज को उस पर रगड़कर छपाई होती थी। और कागज का आविष्कार भी तो वहीं हुआ था। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उस समय का कागज काफी पतला होता था, तो उसके दोनों तरफ छपाई करना मुमकिन नहीं था। अच्छा। इसी का हल निकालने के लिए उन्होंने एक खास तरह की किताब बनाई, जिसे अकॉर्डियन बुक कहते हैं। कागज को मोड़कर एक तरफ से सिल दिया जाता था। और उस दौर में इन किताबों को कौन पढ़ रहा था? क्या ये आम लोगों के लिए थी? नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं। लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का जो सबसे बड़ा निर्माता था वो चीन का शाही दरबार था। वहां एक बहुत बड़ी नौकरशाही थी और अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षाओं के जरिए होती थी। तो इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी तादाद में पाठ्यपुस्तकें छापी जाती थी। और 16वीं सदी आते आते जब इन परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार बढ़ गए तो किताबों की छपाई भी मतलब आसमान छूने लगी। अच्छा, तो यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि 17वीं शताब्दी तक आते आते जैसे जैसे चीन में शहरी संस्कृति बढ़ी, प्रिंट का इस्तेमाल भी बदल गया। ये अब सिर्फ अधिकारियों और विद्वानों की चीज नहीं रही। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बदलाव था। प्रिंट अब सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि व्यापार और मनोरंजन का भी जरिया बन गया। व्यापारी लोग व्यापार की जानकारी के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे और दूसरी तरफ पढ़ना एक तरह से एक लेजर एक्टिविटी बन गया। मतलब लोग शौकिया तौर पे पढ़ने लगे। बिल्कुल। काल्पनिक कथाएं, कविताएं, आत्मकथाएं, रोमांटिक नाटक, ये सब खूब पढ़े जाने लगे। और आपने महिलाओं का भी जिक्र किया था। हाँ, और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। अमीर महिलाएं न सिर्फ पढ़ने लगीं बल्कि कईयों में तो अपनी कविताएं और नाटक भी प्रकाशित करवाए। विद्वान अधिकारियों की पत्नियों से लेकर तवायफों तक ने अपने जीवन के बारे में लिखा। प्रिंट ने उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम दिया। तो चीन में ये सब चल रहा था, लेकिन ये तकनीक जापान तक कैसे पहुंची? बौद्ध मिशनरीज इस तकनीक को लगभग 768 या 770 ईस्वी में चीन से जापान ले गए। जापान की जो सबसे पुरानी छपी हुई किताब है 868 ईस्वी की, वो बौद्ध डायमंड सूत्र है। लेकिन जापान में प्रिंट सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। वहां तस्वीरों को कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर भी छापा जाने लगा। स्रोत में उकियो नाम की खास जापानी कला का भी जिक्र है। इसका मतलब है तैरती दुनिया के चित्र। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है। और ये है भी। इसमें कलाकारों, तवायफों और टी हाउस की सभाओं जैसे सुरुचिपूर्ण शहरी जीवन को दिखाया जाता था। कितागावा उतामारो जैसे कलाकारों ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो सिर्फ जापान में ही लोकप्रिय नहीं हुई बल्कि अमेरिका और यूरोप तक पहुंची। और उन्होंने वहां मानेट, मोनेट और वैन गॉग जैसे महान कलाकारों को प्रभावित किया। सोचिए, जापान की एक प्रिंटिंग तकनीक ने यूरोप की कला का चेहरा बदल दिया। और कोरिया का योगदान? कोरिया का योगदान भी बहुत बड़ा है। त्रिपिटक कोरियाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक संग्रह है जिसे लगभग 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। ये उस दौर की कला और उसके पैमाने का प्रतीक है। तो ये तकनीक सिल्क रूट के जरिए पूर्वी एशिया से यूरोप पहुंची। मार्को पोलो का नाम तो हम सबने सुना ही है। हाँ, सदियों तक सिल्क रूट से सिर्फ रेशम और मसाले ही नहीं बल्कि विचार और तकनीकें भी सफर करती थी। 11वीं सदी में चीनी कागज इसी रास्ते यूरोप पहुंचा और फिर 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली लौटे तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक लेके आए। एक मिनट, तो क्या यूरोप ने इसे हाथों हाथ लिया
क्या सबने कहा वाह क्या कमाल की चीज है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो यूरोप के कुलीन वर्ग और अमीर मठों ने छपी हुई किताबों का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया? हाँ, वो उन्हें सस्ती और घटिया चीज मानते थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई कहे कि वो सिर्फ हाथ से लिखी चिट्ठियां पढ़ता है, ईमेल नहीं। तो ये सिर्फ दिखावा था या उन्हें वाकई में कोई कलात्मक कमी नजर आती थी? दोनों का मिश्रण था। वो जानवरों की खाल से बने बहुत महंगे चर्मपत्र, जिसे वेलम कहते हैं, उस पर हाथ से लिखी खूबसूरत किताबों के आदी थे। उनके लिए हाथ की लिखाई एक कला थी, एक स्टेटस सिंबल थी। अच्छा। लेकिन एक और तबका था जिसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। छात्र और व्यापारी? बिल्कुल। विश्वविद्यालयों के शहरों में व्यापारियों और छात्रों ने सस्ती छपी हुई प्रतियां खरीदनी शुरू कर दी। जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ी, हाथ से नकल करना बहुत महंगा और धीमा साबित होने लगा। मतलब एक किताब को कॉपी करने में महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। तो एक ऐसी तकनीक की जरूरत महसूस हो रही थी जो तेज हो, सस्ती हो, और यहीं से कहानी में योहान गुटेनबर्ग का प्रवेश होता है। चलिए गुटेनबर्ग की बात करते हैं। जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में 1430 के दशक में उन्होंने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। गुटेनबर्ग की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के ज्ञान को मिलाकर कुछ नया बना दिया। वो एक व्यापारी के बेटे थे, तो उन्होंने बचपन से शराब और जैतून पहनने वाली प्रेस देखी थी। दूसरी तरफ वो एक माहिर सुनार थे। अच्छा। तो उन्हें शीशे के सांचे बनाने में महारत हासिल थी। उन्होंने इन दोनों आइडियाज को जोड़ दिया। जैतून की प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल दिया और सुनार के काम से उन्होंने अक्षरों के लिए धातु के टाइप बनाए। ये एक जीनियस आइडिया था। और उनकी पहली बड़ी परियोजना थी बाइबल की छपाई। लगभग 180 प्रतियां छापी और उन्हें बनाने में 3 साल लगे। आज ये बहुत धीमा लगता है, पर उस जमाने के हिसाब से ये तूफानी रफ्तार थी। हाँ, सोचिए उस समय में एक मुंशी को बाइबल की एक प्रति हाथ से लिखने में कितना समय लगता। गुटेनबर्ग ने उतने ही समय में 180 प्रतियां तैयार कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नई तकनीक ने हाथ से किताबें बनाने की कला को एक झटके में खत्म नहीं किया। कैसे? मुझे लगा था कि प्रेस आने के बाद हाथ से लिखने का काम बंद हो गया होगा। नहीं, शुरुआती छपी हुई किताबें दिखने और बनावट में हाथ से लिखी पांडुलिपियों की हूबहू नकल होती थी। धातु के अक्षर भी हाथ से लिखी सजावटी लिखावट जैसे ही बनाए गए थे। हाँ, और अमीर खरीदारों को लुभाने के लिए एक बहुत चालाकी भरा कदम उठाया गया था। अमीर खरीदार बाद में अपनी पसंद के चित्रकार से उस जगह पर हाथ से डिजाइन बनवा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि हर किताब छपी होने के बावजूद थोड़ी अलग और अनोखी होती थी। वाह, क्या कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, और ये काम कर गई। 1450 से 1550 के बीच सिर्फ 100 सालों में यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग चुके थे। 15वीं सदी के आखिर तक ही यूरोप के बाजारों में करीब 2 करोड़ छपी हुई किताबें आ चुकी थीं, और 16वीं सदी में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गया। हाथ की छपाई से मैकेनिकल छपाई का यही बदलाव प्रिंट क्रांति कहलाया। तो इस क्रांति ने लोगों की जिंदगी को कैसे बदला? क्या इसका असर सिर्फ इतना था कि किताबें सस्ती हो गईं? ये तो सिर्फ सतह की बात है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। इसने लोगों का सूचना और ज्ञान के साथ रिश्ता ही बदल दिया। एक नए पाठक वर्ग का जन्म हुआ। इससे पहले पढ़ना सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों तक ही सीमित था। आम लोग तो एक मौखिक संस्कृति में जीते थे। मतलब वो कहानियां सुनते थे, पढ़ते नहीं थे। हाँ, वो पवित्र ग्रंथों, कहानियों और लोकगीतों को सुनते थे। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर ही पहुंचता था। लेकिन उस समय साक्षरता दर तो बहुत कम थी, तो फिर ये प्रकाशक उन आम लोगों तक कैसे पहुंचे जो पढ़ ही नहीं सकते थे? उन्होंने इस बात को समझा कि जो पढ़ नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं। इसलिए प्रिंटरों ने लोकप्रिय लोकगीतों और लोक कथाओं को छापना शुरू किया, लेकिन साथ में बहुत सारी तस्वीरें भी दी। फिर इन किताबों को गांव के चौपालों पर और शहरों की सरायों में गाया और सुनाया जाता था। इस तरह सुनने और पढ़ने की संस्कृतियां आपस में मिल गई। और यहाँ से चीजें थोड़ी गंभीर और विवादास्पद होने लगती हैं, है ना? प्रिंट ने विचारों को तेजी से फैलाने का एक जरिया दे दिया। मतलब अब अगर आप सत्ता से असहमत हैं, तो आप अपने विचारों को छापकर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें धर्म के क्षेत्र में मिलता है। 1517 में धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस लिखी। इसकी एक छपी हुई प्रति विटनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे पर लगा दी गई। देखते ही देखते लूथर के लेखों की हजारों प्रतियां छपकर पूरे यूरोप में फैल गईं। और इसी से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल,
और यहाँ असली ताकत ये थी कि पहली बार अलग अलग शहरों में बैठे लोग एक ही टेक्स्ट को पढ़कर उस पर बहस कर सकते थे। जो पहले कुछ बिखरी हुई शिकायतें हो सकती थीं, प्रिंट ने उन्हें एक संगठित आंदोलन में बदल दिया। इसीलिए लूथर ने कहा था, प्रिंटिंग ईश्वर का सबसे बड़ा और परम उपहार है। लेकिन जाहिर है हर कोई इसे ईश्वर का उपहार नहीं मान रहा होगा। सत्ता में बैठे लोगों के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा रहा होगा। हाँ, बहुत से लोगों को डर था कि अगर हर किसी को कुछ भी छापने और पढ़ने की आज़ादी मिल गई तो विद्रोही और अधार्मिक विचार फैल जाएंगे। उन्हें लगा कि इससे समाज का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। हमारे स्रोतों में इटली के एक चक्की वाले मिनोक्यो का एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है। मिनोक्यो की कहानी मुझे हमेशा चौंकाती है। वो एक आम आदमी था, कोई विद्वान नहीं। उसने अपने इलाके में मिलने वाली कुछ किताबें पढ़ी और बाइबल की अपनी तरह से व्याख्या करनी शुरू कर दी। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार रखे जो चर्च की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग थे। चर्च इससे इतना नाराज हुआ कि उस पर धर्मद्रोह का मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। ये दिखाता है कि कैसे किताबों ने एक आम आदमी को सवाल पूछने की ताकत दी, और यही वो ताकत थी जिससे सत्ता सबसे ज्यादा डरती थी। बिल्कुल। और मिनोक्यो जैसी घटनाओं से घबराकर रोमन चर्च ने 1558 से प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची बनानी शुरू कर दी, जिसे इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कहते थे। और ये डर सिर्फ चर्च तक ही सीमित नहीं था। इरास्मस जैसे बड़े विद्वान जो खुद चर्च में सुधार चाहते थे, वो भी प्रिंटिंग को लेकर बहुत चिंतित थे। हाँ, इरास्मस ने लिखा कि नई किताबों के झुंड दुनिया के हर कोने में पहुंच रहे हैं और दुनिया मूर्ख, अज्ञानी, निंदनीय, अधार्मिक और देशद्रोही किताबों से भर रही है, जिससे अच्छी और मूल्यवान किताबों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। रुकिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे आज कोई इंटरनेट के बारे में शिकायत कर रहा हो कि इतनी फालतू जानकारी है कि अच्छी चीजें दबकर रह जाती हैं। आप बिल्कुल सही हैं। तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट की शुरुआत पूर्वी एशिया में हुई, गुटेनबर्ग ने यूरोप में क्रांति ला दी और इसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ इसने ज्ञान का प्रसार किया तो दूसरी तरफ सत्ता के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया। इरास्मस का वो डर कि सूचनाओं की भरमार हो जाएगी और गलत जानकारी फैल जाएगी, आज इंटरनेट के युग में सच होता दिख रहा है। आज जब हर कोई एक लेखक और प्रकाशक है, क्या हम उसी चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं जिससे इरास्मस 500 साल पहले डर रहे थे? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जब हम सूचना के एक ऐसे समंदर में तैर रहे हों जहां सच, झूठ, जरूरी और गैर जरूरी सब कुछ मिला हुआ है, तो हम ये कैसे तय करें कि मूल्यवान क्या है? नियंत्रण बनाम पहुंच का ये संघर्ष जो प्रिंटिंग प्रेस के साथ शुरू हुआ था, आज भी डिजिटल युग में हमारे सामने खड़ा है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा जटिल रूप में। आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। कैसे एक मामूली सी मशीन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नहीं, मैं किसी कंप्यूटर या स्पेसशिप की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटिंग प्रेस की। जो स्रोत हमें मिले हैं उन्हें पढ़कर ये तो साफ है कि कागज पर स्याही छापने जैसे एक साधारण से काम ने दुनिया में भूचाल ला दिया था। बिल्कुल, इसने राजाओं के तख्त हिला दिए, समाज के नियम बदल दिए, यहाँ तक कि लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया। हाँ, तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है कि कैसे ज्ञान जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों की महलों और मठों की तिजोरियों में बंद था, वो निकलकर हर आम इंसान के हाथ तक पहुंचा। महंगी हाथ से लिखी पांडुलिपियों से लेकर कुछ सिक्कों में मिलने वाली सस्ती किताबों तक का सफर। और इस बदलाव से जो ताकत पैदा हुई वो हैरान कर देने वाली है। तो सवाल यही है कि कागज के इन मामूली दिखने वाले टुकड़ों में इतनी ताकत आई कहां से? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले यूरोप चलते हैं, जहां 17वीं और 18वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसे पढ़ने का जुनून कहा गया, रीडिंग मेनिया। हाँ, ये शब्द जुनून यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। उस दौर में यूरोप के कई हिस्सों में साक्षरता पढ़ने लिखने की दर रॉकेट की तरह ऊपर गई। सच में? कितना? कुछ जगहों पर तो ये 60 से 80% तक पहुंच गई थी। चर्च ने गांव-गांव में स्कूल खोले थे, जिससे किसान और कारीगर भी पढ़ना लिखना सीखने लगे। अचानक से लाखों नए पढ़ने वाले लोग बाजार में आ गए थे। और जाहिर है, अगर लोग पढ़ना सीख रहे हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए कुछ चाहिए भी होगा। बिल्कुल, किताबों की मांग तो आसमान छू गई होगी। हाँ, और इसी मांग ने एक पूरी नई इंडस्ट्री को जन्म दिया। सही बात है।
प्रकाशकों को समझ आ गया था कि अब किताबें सिर्फ महलों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए छापनी होंगी, और यहीं से बहुत दिलचस्प चीजें निकल कर आईं। जैसे इंग्लैंड में चैपमैन नाम के फेरी वाले होते थे। अच्छा। वो अपनी पीठ पर किताबों का झोला लादकर गांव-गांव घूमते थे। अच्छा, जैसे आज भी गांव में फेरी वाले सामान बेचते हैं वैसे? बिल्कुल वैसे ही, बस ये कहानियां बेचते थे, और वो बेचते थे पेनी चैपबुक। पेनी चैपबुक? हाँ, मतलब सिर्फ एक पेनी में आज के जमाने के कुछ सिक्कों में आपको एक पूरी कहानी मिल जाती थी। ये वो जरिया था जिससे कहानियां महलों से निकलकर झोपड़ियों तक पहुंची। कमाल है। इसी तरह फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू थी, नीले कवर वाली सस्ती किताबें जो थोड़े खराब कागज पर छपती थी लेकिन हर किसी की पहुंच में थी। तो इन सस्ती किताबों में लोग पढ़ क्या रहे थे? क्या सिर्फ धर्म की बातें थीं? नहीं, अब पढ़ने का दायरा बहुत बड़ा हो गया था। पंचांग तो थे ही, लेकिन साथ में लोक कथाएं, गाथा गीत, प्रेम कहानियां अच्छा। और इतिहास की दिलचस्प कहानियां भी। और इसी समय पत्रिकाओं का जन्म हुआ जिनमें युद्ध और व्यापार की खबरों के साथ साथ मनोरंजन भी परोसा जाता था। लेकिन ये तो सिर्फ मनोरंजन की बात हुई। क्या इन किताबों में इससे भी ज्यादा ताकत थी? मतलब ये सिर्फ कहानियां थीं या ये वैचारिक हथियार बन रहे थे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बात सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं के जरिए आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों और वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के विचार आम लोगों तक पहुंच रहे थे। अच्छा, तो विज्ञान, तर्क और विवेक जैसे मुश्किल लगने वाले आइडिया अब चौपाल की चर्चा का हिस्सा बन रहे थे। बिल्कुल। आपके भेजे गए नोट्स में 1791 की एक डायरी का जिक्र है, लंदन के एक प्रकाशक की, जेम्स लैकिंगटन। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा कि कैसे गांव के गरीब लोग जो पहले सर्दियों की लंबी शामें एक दूसरे को भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनाकर काटते थे, हाँ, अब अपने पढ़े लिखे बच्चों से उपन्यास और कहानियां पढ़वाकर सुनते हैं। अंधविश्वास की जगह छपे हुए शब्द ले रहे थे। ये खामोश सामाजिक क्रांति थी। ये कमाल है। लोगों का मनोरंजन का तरीका ही बदल गया। और जैसा कि आपने इशारा किया, बात सिर्फ मनोरंजन तक नहीं रुकी। इसी दौर के एक फ्रांसीसी उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मर्सिए का एक कोटेशन है। उन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है, और उन्होंने ऐलान किया, दुनिया के तानाशाहों कांप उठो, एक लेखक की ताकत के सामने कांप उठो। ये कोटेशन उस दौर की भावना को दिखाता है। लोगों को यकीन होने लगा था कि छपे हुए शब्द में दुनिया बदलने की ताकत है, और इसी से इतिहास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई प्रिंट कल्चर ने फ्रांसीसी क्रांति की जमीन तैयार की थी? हाँ, इस पर तो बहुत बहस है। बहुत है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो इसके पक्ष में 3 बड़े तर्क देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला तर्क क्या है? पहला और सबसे सीधा तर्क यही है, छपाई ने वोल्टेयर और रूसो जैसे प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को तेजी से फैलाया। उनके लेखन ने समाज में चली आ रही परंपराओं, अंधविश्वास और तानाशाही पर जोरदार हमला किया। उन्होंने तर्क की हुकूमत की बात की। और जब आम लोगों ने ये विचार पढ़े तो जो संस्थाएं थीं जैसे चर्च और राजशाही, उन पर सवाल उठने लगे। बिल्कुल, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे उन पर से भरोसा डिगने लगा। ठीक है, तो पहला तर्क है नए विचार। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या लोग सिर्फ एक किताब पढ़कर अचानक से इतने जागरूक हो गए, या फिर इन किताबों ने उन्हें आपस में बात करने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें दूसरे तर्क की ओर ले जाता है। छपाई ने सिर्फ विचार नहीं दिए, बल्कि बहस और संवाद का एक नया माहौल बनाया। कॉफी हाउस, सैलून, लाइब्रेरीज। अच्छा, ऐसी जगह हैं जहां लोग इकट्ठा होकर इन विचारों पर बात कर सकें। हाँ, एक पब्लिक स्फीयर या सार्वजनिक दायरे का जन्म हुआ जहां जनता की राय बन रही थी, और इसी माहौल में सामाजिक क्रांति के आइडिया ने जड़ें पकड़ी। ये तो समझ आता है, लेकिन एक तीसरा तर्क भी है जो थोड़ा और विस्फोटक लगता है। नोट्स में जिक्र है कि 1780 के दशक तक एक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई थी जो सीधे सीधे राजशाही का मजाक उड़ाता था। हाँ, ये भूमिगत साहित्य था। ऐसे कार्टून और व्यंग्य चित्र छप रहे थे जो दिखाते थे कि राजा और रानी तो अपनी शान शौकत में डूबे हैं, जबकि आम जनता भूख से मर रही है। ये साहित्य चोरी छिपे फैलता था और लोगों के मन में राजशाही के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर रहा था। लेकिन एक मिनट, क्या हम इस बात को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहे? मतलब उस जमाने में भी तो सरकार और चर्च का अपना प्रोपेगेंडा होता होगा, लोग वो भी तो पढ़ ही रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग जो पढ़ते थे उसे आंख बंद करके मान लेते थे। वो राजशाही का प्रचार भी पढ़ते थे और क्रांतिकारियों के विचार भी। तो मतलब प्रिंट ने सीधे तौर पे उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रिंट ने उन्हें अलग अलग तरह से सोचने का मौका दिया। इसने उनके सामने विकल्पों की एक दुनिया खोल दी। क्रांति शायद किताबों से नहीं हुई, लेकिन किताबों के बिना जो वैचारिक माहौल बना, उसके बिना क्रांति संभव नहीं थी। और ये पढ़ने का जुनून 19वीं सदी में भी जारी रहा, बल्कि और भी तेज हो गया। और अब एक नया पाठक वर्ग मैदान में आ रहा था, बच्चे। हाँ, अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की वजह से बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी पढ़ना लिखना सीख रही थी, और प्रकाशकों ने इस मौके को तुरंत लपका। 1857 में फ्रांस में खास तौर पर बच्चों के लिए किताबें छापने वाला एक प्रेस शुरू हुआ। इसी दौर में ग्रिम ब्रदर्स जैसे लोग लोक कथाओं को इकट्ठा कर रहे थे, है ना? हाँ, वो गांव-गांव घूमकर पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, उन्होंने इन कहानियों को जैसा सुना वैसा नहीं छापा। मतलब? उन्होंने कहानियों को बदल दिया, उपयुक्त या थोड़े अश्लील लगे उन्हें हटा दिया। तो एक तरह से छपाई ने ना सिर्फ पुरानी कहानियों को बचाया, बल्कि उन्हें एक नया सभ्य रूप भी दे दिया। बिल्कुल। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, पाठक के तौर पर भी और लेखक के तौर पर भी। जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे बहनें, हाँ, इनके उपन्यासों ने एक नई तरह की महिला की छवि गढ़ी। इन उपन्यासों की नायिकाएं सिर्फ सुंदर नहीं थीं, उनके पास अपनी इच्छा शक्ति थी, सोचने की ताकत थी, और अपने फैसले खुद लेने का दृढ़ संकल्प था। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी जो किताबों के पन्नों पर हो रही थी। ये तो मध्य वर्ग की बात हुई। क्या ये किताबें मजदूर वर्ग तक भी पहुंच रही थी? पहुंच रही थी। इंग्लैंड में लेंडिंग लाइब्रेरीज यानी उधार देने वाले पुस्तकालय बहुत लोकप्रिय हुए। कारीगर और छोटे-मोटे नौकरी करने वाले लोग इन लाइब्रेरी के सदस्य बनते थे। जैसे जैसे काम के घंटे कम हुए, मजदूरों को भी खुद को बेहतर बनाने और अपनी बात कहने का मौका मिलने लगा। इन नोट्स में यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड की कहानी है जो दिल को छू जाती है। वो बताते हैं कि कैसे वो पुराने अखबार किराए पर लाते थे और शाम को घर में जल रही आग की रोशनी में पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे नहीं थे। 1 मिनट रुकिए, ये बात सोचने वाली है। एक इंसान के पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो ज्ञान के लिए इतना बेताब है कि अखबार किराए पर लेकर आग की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ रहा है। ये उस पढ़ने के जुनून का शायद सबसे बड़ा सबूत है। और इस भूख को शांत करने के लिए टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही थी। हाँ, पहले धातु के प्रेस आए, फिर 19वीं सदी के मध्य में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने एक कमाल की मशीन बनाई, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। ये 1 घंटे में 8000 शीट छाप सकता था। 8000? हाँ, अखबारों के लिए तो ये एक वरदान था। फिर ऑफसेट प्रेस आया जो एक साथ 6 रंगों में छाप सकता था, और फिर बिजली से चलने वाले प्रेस आए तो रफ्तार की कोई सीमा ही नहीं रही। प्रकाशक भी बहुत होशियार हो गए थे। उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए किताबें बेचने के। अरे बहुत कुछ किया। उन्होंने पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक के रूप में छापना शुरू किया। ये तो बिल्कुल आज के नेटफ्लिक्स शो जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही। एक एपिसोड ऐसी जगह खत्म करो कि लोग अगला हफ्ता बेचैनी से इंतजार करें। ये 19वीं सदी का क्लिफ हैंगर था। और फिर 1930 के दशक की महामंदी के दौरान, जब लोगों के पास पैसे कम थे, तो प्रकाशकों ने सस्ती पेपरबैक किताबें निकाली। यहाँ तक कि आज हम किताबों पर जो डस्ट कवर्स या बुक जैकेट देखते हैं, वो भी 20वीं सदी का ही आविष्कार है। तो यूरोप और अमेरिका में छपाई एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, हर किसी की जिंदगी का हिस्सा। लेकिन ये लहर जब भारत पहुंची तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ कहानी ने क्या मोड़ लिया? भारत की कहानी बिल्कुल अलग थी। छपाई से पहले यहाँ पांडुलिपियों की एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। संस्कृत, अरबी, फारसी और कई स्थानीय भाषाओं में। हाँ, मैंने देखी है कुछ। ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर बहुत सुंदर लिखावट और चित्रकारी के साथ। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत महंगी थी, नाजुक थी और उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। वो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं थी। यहाँ तक कि बंगाल के गांवों के स्कूलों में बच्चे किताबें पढ़ते ही नहीं थे, वो सिर्फ लिखना सीखते थे। गुरुजी अपनी याददाश्त से पाठ बोलते थे और बच्चे उसे लिख लेते थे। तो इस माहौल में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? प्रेस भारत में 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा आया। जेसुइट पादरियों ने कोंकणी और कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाएं सीखीं और उनमें कई धार्मिक किताबें छापीं। लेकिन अंग्रेजी प्रेस तो काफी बाद में आया।
नोट्स में जेम्स ऑगस्टस हिक्की का जिक्र है। उनकी कहानी तो बड़ी मजेदार लगती है। हाँ, हिक्की एक बहुत ही दिलचस्प किरदार थे। उन्होंने 1780 में बंगाल गज़ेट नाम का एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया और उन्होंने अपनी खबर को बताया एक व्यावसायिक पत्र जो सभी के लिए खुला है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं है। मतलब वो किसी की परवाह नहीं करते थे। किसी की भी नहीं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े साहबों के निजी जीवन के बारे में गॉसिप छापते थे, उनकी पोल खोलते थे। इससे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इतने नाराज हुए कि उन्होंने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और उनका प्रेस बंद करवा दिया। तो भारत में पहला अंग्रेजी प्रेस एक तरह से एक विद्रोही प्रेस था। आप कह सकते हैं। और हिक्की के बाद सरकार ने होशियारी दिखाई। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐसे अखबारों को बढ़ावा देना शुरू किया जो सरकार की आलोचना ना करें। अच्छा, ताकि हिक्की जैसे लोगों का असर कम हो सके। हाँ, ये उस दौर का सरकारी मीडिया था जो एक विद्रोही आवाज को दबाने के लिए खड़ा किया गया। और फिर भारतीयों ने भी अपने अखबार शुरू किए होंगे। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। 18वीं सदी के अंत तक कई भारतीय भी अखबार छापने लगे थे। इस कड़ी में पहला नाम गंगाधर भट्टाचार्य का आता है, जिन्होंने एक और बंगाल गज़ेट निकाला और वो महान समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय के करीबी थे। ये भारत में भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत थी। तो यूरोप में एक पढ़ने के जुनून से शुरू होकर जिसने एक क्रांति की जमीन तैयार की, फिर नई टेक्नोलॉजी जिसने किताबों को हर घर तक पहुंचाया, और आखिर में भारत में इसका एक विद्रोही की तरह आगमन। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे विचार सफर करते हैं और दुनिया को बदल देते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समेटा है। छपाई ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, उसे सबके लिए उपलब्ध कराया। लेकिन जैसा हमने देखा, इस सफर सीधा साधा नहीं था। इसने नई बहसें छेड़ी, सरकार को नियंत्रण के नए तरीके खोजने पर मजबूर किया। ये कहानी पेरिस के कैफे में बैठे वॉल्टियर के विचारों को इंग्लैंड में आग की रोशनी में पढ़ रहे एक मजदूर से और अंततः कलकत्ता में छप रहे एक अखबार से जोड़ती है। वे लाखों लोगों के लिए एक अलग तरह से सोचने का दरवाजा खोलने जैसा था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे छपाई ने शासकों को अपना प्रचार फैलाने का मौका दिया, तो वहीं असंतोष और आलोचना को भी चोरी छिपे फैलने का रास्ता दिया। आज की डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी जानकारी पल भर में वायरल हो जाती है, क्या सत्ता पर बैठे लोगों और आम जनता के बीच की ये खिंचतान वाकई उस दौर से बहुत अलग है? नियंत्रण की कोशिश, विद्रोही आवाजें और जनता की राय बनाने की जद्दोजहद, क्या बुनियादी नियम आज भी वही नहीं है जो उस जमाने में सस्ते पर्चों और अखबारों के साथ शुरू हुए थे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। अभिवादन। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां न गूगल था, न टीवी, ना ही सोशल मीडिया। एक ऐसी दुनिया जहां एक नई ताकतवर चीज हलचल मचा रही थी, कागज पर छपे हुए शब्द। बिल्कुल। हमें जो स्रोत मिले हैं वो 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी के भारत की कहानी बताते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक मशीन ने सिर्फ किताबें नहीं छापी, बल्कि एक पूरे समाज, उसकी सोच और उसकी राजनीति की शक्ल ही बदल दी। हाँ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रिंट एक मामूली तकनीक से बढ़कर एक सामाजिक क्रांति का, कह सकते हैं, हथियार बन गया। इसने सार्वजनिक बहसों को जन्म दिया, साहित्य के नए दरवाजे खोले और उन आवाजों को एक मंच दिया जिन्हें सदियों से दबाया गया था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। और ये सिर्फ विचारों को फैलाने की कहानी नहीं है, ये विचारों के टकराव की कहानी है। जैसे ये नई ताकत उभरी, उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से उसकी सीधी टक्कर हुई। सेंसरशिप आई, पाबंदियां लगीं। तो ये सिर्फ छपाई का इतिहास नहीं है, ये विचारों की एक जबरदस्त लड़ाई का भी इतिहास है। चलें लड़ाई की बात से ही शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई उस समय धर्म के अखाड़े में लड़ी जा रही थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर समाज बुरी तरह बटा हुआ था और प्रिंट ने इस बहस को घर घर तक पहुंचा दिया। हाँ, और ये बहसें अब बंद कमरों में नहीं हो रही थीं, वो अखबारों और पर्चों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रही थीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल में मिलता है, जब राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए 1821 से संवाद कौमुदी छापना शुरू किया। तो उनके विरोध में भी कुछ आया होगा, जाहिर है। बिल्कुल। रूढ़िवादी खेमा भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने जवाब में समाचार चंद्रिका नाम का अखबार निकाल दिया।
मतलब एक तरह की वैचारिक मीडिया वॉर शुरू हो गई थी। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे खास बात ये थी कि ये सब कुछ आम लोगों की भाषा में हो रहा था, संस्कृत या फारसी जैसी अभिजात्य भाषाओं में नहीं। ठीक यही, इसका मतलब ये था कि एक आम दुकानदार या किसान भी इन बहसों को पढ़ और समझ सकता था। ये तो हुई हिंदू समाज की बात, लेकिन यही हलचल मुस्लिम समुदाय में भी थी। बिल्कुल थी। उलेमाओं को चिंता थी कि अंग्रेजी हुकूमत उनके पर्सनल लॉ में दखल देगी, उनकी धार्मिक पहचान को कमजोर कर देगी। तो उन्होंने भी प्रिंट को ही अपना हथियार बनाया और इसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, सस्ती लिथोग्राफिक प्रेस। लिथोग्राफिक प्रेस, एक मिनट, ये क्या थी और ये इतनी क्रांतिकारी क्यों थी? देखिए, पारंपरिक प्रिंटिंग में धातु के एक एक अक्षर को जोड़कर छापना पड़ता था, जो बहुत महंगा और धीमा काम था। लिथोग्राफी में आप सीधे पत्थर पर कुछ लिखकर या बनाकर उसे फटाफट हजारों की संख्या में छाप सकते थे। अच्छा। हाँ, ये बहुत सस्ती और तेज थी। इसने विचारों को फैलाने की रफ्तार ही बदल दी। देवबंद सेमिनरी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों फतवे छापे, जो मुसलमानों को रोजमर्रा की जिंदगी और इस्लामी सिद्धांतों के बारे में बताते थे। और आम लोगों के लिए तो जैसे ज्ञान का दरवाजा ही खुल गया। स्रोत बताते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला छपा हुआ संस्करण 1810 में कलकत्ता से आया। और देखते ही देखते इसके बेहद सस्ते संस्करण उत्तर भारत के हर बाजार में, हर गली नुक्कड़ पर मिलने लगे। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? सदियों से जो ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों, पंडितों या अमीरों के हाथ में था, वो अब बाजार में महज कुछ पैसों में मिल रहा था। ये सिर्फ एक किताब का सस्ता होना नहीं था, ये ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। बिल्कुल सही शब्द है। पहली बार एक आम इंसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने धर्म ग्रंथ से जुड़ सकता था। इसे घर पर पढ़ सकता था और जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें कोई पढ़कर सुना सकता था। मतलब आप कह रही हैं कि बंगाल में बैठे किसी व्यक्ति को पहली बार ये महसूस हो रहा था कि पंजाब या मद्रास में जो हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना है। बिल्कुल, यही तो प्रिंट का सबसे बड़ा और शायद अनपेक्षित असर था। इसने अलग अलग समुदायों को न केवल आपस में बहस करने का मौका दिया, बल्कि उन्हें जोड़ा भी। अखबार एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचाते थे। मद्रास में छपे किसी लेख पर बंबई में बहस हो रही होती थी। लोगों को पहली बार लगा कि उनकी समस्याएं, उनकी उम्मीदें अकेली नहीं हैं। यहीं से एक अखिल भारतीय पहचान, एक पैन इंडियन आइडेंटिटी की नींव पड़नी शुरू हुई। ठीक है, तो लोग धर्म और राजनीति पर तो पढ़ रहे थे, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी, अपने सुख दुख के बारे में भी कुछ पढ़ना चाहते थे? क्या साहित्य में भी कोई बदलाव आ रहा था? बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जैसे जैसे पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी, लोगों में नई तरह की कहानियों की भूख भी जगी। वो ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते थे जो उनके जैसी लगें, उनके अनुभवों से जुड़ी हों। और इसी भूख ने उपन्यास को जन्म दिया। हाँ, ये विधा यूरोप से आई थी, लेकिन बहुत जल्द इसने भारतीय रंगरूप अपना लिया। इसने पाठकों को भावनाओं और अनुभवों की एक ऐसी दुनिया से मिलाया जो पहले कभी नहीं थी। उपन्यास के अलावा भी तो कई नई चीजें आ रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। छोटी कहानियां, गीत, सामाजिक मुद्दों पर निबंध, साहित्य का कैनवस अचानक बहुत बड़ा हो गया था। और जो बात यहाँ सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इससे पहले हमारा ज्यादातर साहित्य राजाओं, देवताओं या महाकाव्यों के इर्द गिर्द घूमता था। अब पहली बार कहानी का हीरो एक आम इंसान बन रहा था। उसकी भावनाएं, उसकी परेशानियां केंद्र में आ रही थीं। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में है, विजुअल कल्चर, यानी तस्वीरों की दुनिया। हाँ, छपाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। और ये अपने आप में क्रांति थी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से तस्वीरों को हजारों, लाखों की संख्या में छापना मुमकिन हो गया। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की तस्वीरें बनाई। अच्छा। और ये तस्वीरें महलों की दीवारों से उतरकर आम आदमी के घर तक पहुंच गईं। मतलब पहली बार एक गरीब मजदूर भी अपने घर में देवी लक्ष्मी या सरस्वती की वही खूबसूरत तस्वीर लगा सकता था जो शायद किसी अमीर के घर में लगी हो। ठीक यही। ये सस्ते प्रिंट और कैलेंडर बाजारों में आसानी से मिलते थे। इसने धर्म को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और विजुअल बना दिया। सोचिए, पहली बार पूरे देश में देवी देवताओं की एक मानकीकृत छवि बन रही थी जो हर घर में एक जैसी दिखती थी। इन तस्वीरों ने धर्म और परंपरा को लेकर लोगों की सोच को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। और ये सिर्फ धार्मिक तस्वीरों तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1870 के दशक तक तो कार्टून भी मैदान में आ गए थे। हाँ, और वो उस दौर का सोशल मीडिया थे, एक तरह की विजुअल कमेंट्री।
कुछ कार्टून मजाक उड़ाते थे कि कैसे पढ़े लिखे भारतीय पश्चिमी तौर तरीके अपना रहे हैं, तो कुछ कार्टून समाज में आ रहे बदलावों के डर को दिखाते थे। विचारों की एक विजुअल लड़ाई थी। बिल्कुल। राष्ट्रवादी कार्टूनिस्ट अंग्रेजी हुकूमत पर निशाना साधते थे, तो अंग्रेजों के अखबारों में छपने वाले कार्टून राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाते थे। तो एक तरफ ये तस्वीरें और शब्द समाज को दिखा भी रहे थे और बना भी रहे थे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ मर्दों की दुनिया थी? इन सारी बहसों और कहानियों में महिलाओं की जगह कहाँ थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और हमारे स्रोत बताते हैं कि शायद सबसे बड़ी और खामोश क्रांति तो घरों के अंदर ही हो रही थी, जहां महिलाएं पहली बार अपनी आवाज और अपने शब्द खोज रही थीं। अच्छा। मध्यवर्गीय घरों में महिलाएं तेजी से पाठक बन रही थीं। उदारवादी सोच वाले पति और पिता अपनी पत्नियों और बेटियों को घर पर ही पढ़ा रहे थे, पत्रिकाएं लाकर दे रहे थे। लेकिन इतना आसान नहीं रहा होगा। समाज का एक बड़ा तबका तो इसके सख्त खिलाफ था। बिल्कुल खिलाफ था। एक गहरा सामाजिक तनाव था। रूढ़िवादी हिंदुओं में ये अंधविश्वास फैलाया गया कि पढ़ी लिखी लड़की जल्दी विधवा हो जाएगी। अरे हाँ, और मुसलमानों में ये डर था कि अगर महिलाएं उर्दू की रोमानी कहानियां पढ़ेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगे। पढ़ना लिखना एक तरह का विद्रोह माना जाता था। और इसी माहौल में कुछ महिलाओं ने सच में विद्रोह किया। राशु सुंदरी गेवी की कहानी तो कमाल की है। असाधारण कहानी है। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। बंगाल का एक कट्टर रूढ़िवादी जमींदार परिवार, जहां शायद महिलाओं का अक्षर ज्ञान पाप समझा जाता हो। हाँ। और उस घर की बहू राशु सुंदरी देवी अपनी रसोई में घर के सारे काम निपटाने के बाद छिप छिप कर पढ़ना सीख रही हैं। छिप छिप कर? हाँ, वो चैतन्य भागवत का एक पन्ना चुराती हैं और उसे अपने पास छिपा कर रखती हैं, और फिर अपने बेटे की लिखाई से अक्षरों का मिलान करके एक एक अक्षर जोड़ना सीखती हैं। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद वो अपनी आत्मकथा लिखती हैं, आमार जीवन, जो 1876 में छपती है। आमार जीवन? हाँ, ये बंगाली भाषा में किसी भी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पूरी आत्मकथा थी। ये प्रिंट की ही तो ताकत थी कि एक रसोई में छुपी हुई आवाज पूरे बंगाल तक और फिर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये अकेली आवाज नहीं थी। 1880 के दशक में महाराष्ट्र से ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी महिलाएं सामने आईं। हाँ, उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं, खासकर विधवाओं की दयनीय हालत पर इतने गुस्से और जुनून से लिखा कि पूरे समाज में हलचल मच गई। प्रिंट ने उन्हें वो मंच दिया जहां से उनकी बात सिर्फ उनके मोहल्ले तक नहीं, बल्कि देश के नीति निर्माताओं तक पहुंच सकती थी। सही है। हाँ, और यहाँ भी हमें प्रिंट का दोहरा चरित्र दिखता है। एक तरफ महिलाओं के लिए पत्रिकाएं निकल रही थीं जो उन्हें शिक्षा, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों पर जागरूक कर रही थीं। और दूसरी तरफ पंजाब में राम चड्ढा जैसे लोग स्त्री धर्म विचार जैसी किताबें छाप रहे थे जो महिलाओं को सिर्फ एक आज्ञाकारी पत्नी बनना सिखाती थीं। अच्छा। तो प्रिंट एक तटस्थ औजार था जिसका इस्तेमाल सशक्तिकरण और नियंत्रण दोनों के लिए हो रहा था। ये तो हुई मध्य वर्ग की बात। लेकिन क्या प्रिंट की ये क्रांति समाज के सबसे निचले तबके तक, गरीबों और दलितों तक पहुंच रही थी? पहुंच रही थी, भले ही धीमी रफ्तार से। 19वीं सदी में मद्रास जैसे शहरों में बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें बाजारों में, चौराहों पर बिकने लगी थीं। अच्छा। इन्हें कोई भी मजदूर दिन भर की दिहाड़ी में से कुछ पैसे बचाकर खरीद सकता था। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों तक पहुंच और भी आसान हो गई। और यहीं पर प्रिंट ने अपनी सबसे क्रांतिकारी भूमिका निभाई, जाति व्यवस्था पर चोट करने की। बिल्कुल। सदियों से जिन समुदायों की आवाज को दबाया गया था, उन्हें पहली बार एक अखिल भारतीय मंच मिला। ज्योतिबा फूले ने 1871 में अपनी गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय को उजागर किया। बाद में B.R. अम्बेडकर और पेरियार ने जाति पर इतने शक्तिशाली लेख लिखे कि उन्हें पूरे भारत में पढ़ा गया। तो उनकी बातें अब सिर्फ उनके समुदाय तक सीमित नहीं रहीं। नहीं, वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई। हमारे स्रोतों में फैक्ट्री मजदूरों का भी जिक्र है। उनके पास तो शायद लिखने पढ़ने की न शिक्षा थी न समय। नहीं था, लेकिन ज्ञान की भूख थी और कुछ ने हर मुश्किल के बावजूद लिखा। कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल नाम की किताब लिखी। छोटे और बड़े का सवाल? हाँ, इसमें उन्होंने जाति और वर्ग के शोषण के बीच का रिश्ता समझाया। एक और मजदूर थे जो सुदर्शन चक्र के नाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह सच्ची कविताएं नाम से छपा। ये वो आवाजें थीं जो सीधे अनुभव की भट्टी से निकल कर आई थीं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है
वो यह है कि मजदूरों ने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि खुद को और अपने साथियों को शिक्षित करने के लिए कदम भी उठाए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 1930 के दशक तक बैंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने अपने कारखानों के पास अपनी लाइब्रेरी बना ली थी। अपनी लाइब्रेरी? हाँ, ये विचार उन्होंने बम्बई के मजदूरों से लिया था। समाज सुधारक भी उनकी मदद करते थे क्योंकि वो साक्षरता फैलाना चाहते थे और कभी-कभी राष्ट्रवाद का संदेश भी देना चाहते थे। ये दिखाता है कि ज्ञान की प्यास समाज के हर तबके में कितनी गहरी थी। ठीक है, तो अगर कागज पर छपे शब्द इतने ताकतवर हो जाएं कि वो धर्म पर सवाल उठाएं, महिलाओं को विद्रोही बनाएं और जाति व्यवस्था को चुनौती दें, तो जाहिर है हुकूमत की नींद तोड़ेगी। नींद उड़ना तो स्वाभाविक था, पर दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रेस से ज्यादा चिंता उन अंग्रेजों से थी जो भारत में रहकर कंपनी के भ्रष्टाचार और कुशासन के बारे में लिखते थे। अच्छा। हाँ, उन्हें डर था कि लंदन में बैठे उनके दुश्मन इन लेखों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन 1857 के गदर के बाद सब कुछ बदल गया। सब कुछ। अंग्रेजों का रवैया देसी या स्थानीय भाषाओं की प्रेस को लेकर बहुत सख्त हो गया। जैसे जैसे इन अखबारों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगीं, सरकार को लगा कि विचारों का ये फैलाव उनके राज के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने तय कर लिया कि इस आवाज को दबाना ही होगा। और इसी सोच का नतीजा था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये क्या था? ये एक बहुत ही कठोर कानून था जिसे आयरलैंड में प्रेस को दबाने के लिए बने कानूनों की तर्ज पर बनाया गया था। इसने सरकार को स्थानीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसरशिप लगाने के बेहिसाब अधिकार दे दिए। मतलब कुछ भी छाप सकते थे? नहीं, मतलब सरकार कुछ भी रोक सकती थी। अगर किसी अखबार की किसी रिपोर्ट या संपादकीय को राजद्रोही माना जाता तो पहले उसे चेतावनी दी जाती। और अगर नहीं माने तो? अगर चेतावनी के बाद भी वो अखबार नहीं माना तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस और सारी मशीनरी जब्त कर सकती थी। मतलब एक झटके में आप किसी भी अखबार को बंद कर सकती थी। तो क्या सरकार इन आवाजों को दबाने में कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक दिलचस्प चक्र शुरू हुआ। सरकार जितना दमन करती, राष्ट्रवाद उतना और भड़कता और फिर सरकार और ज्यादा दमन करती। इन पाबंदियों के बावजूद राष्ट्रवादी अखबारों की संख्या बढ़ती ही गई। वो औपनिवेशिक सरकार के जुल्मों की कहानियां छापते और लोगों को आजादी के लिए लड़ने को उकसाते। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाल गंगाधर तिलक का है। जब 1907 में अंग्रेजों ने पंजाब के कुछ क्रांतिकारियों को देश निकाला दे दिया, तो तिलक ने अपने अखबार केसरी में उनके प्रति गहरी सहानुभूति जताते हुए एक लेख लिखा। और सरकार ने इसे राजद्रोह मान लिया। बिल्कुल, और 1908 में उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे भारत में, खासकर बंबई में, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इसने साबित कर दिया कि आप एक इंसान को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को नहीं। और महात्मा गांधी ने तो प्रेस की आजादी को सीधे सीधे देश की आजादी से ही जोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने 1922 में कहा था कि बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की आजादी, स्वराज्य के लिए हमारी लड़ाई असल में इन्हीं बुनियादी स्वतंत्रताओं को हासिल करने की लड़ाई है। उनके लिए एक आजाद प्रेस के बिना आजाद देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो ये साफ है कि प्रिंट सिर्फ एक तकनीक नहीं थी। ये 19वीं सदी के भारत में एक ऐसी शक्ति थी जिसने समाज के हर पहलू को झकझोर कर रख दिया। इसने नई बहसों को जन्म दिया, नई पहचानें गढ़ी, महिलाओं और दलितों जैसी दबी हुई आवाजों को एक ताकतवर मंच दिया और आखिरकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। और ये हमें उस बुनियादी सच्चाई की याद दिलाता है जो आज भी उतनी ही सच है। सूचना का आजाद प्रवाह हमेशा स्थापित सत्ता के समीकरणों को चुनौती देता है, चाहे वो 19वीं सेंचुरी का प्रिंटिंग प्रेस हो या आज का डिजिटल मीडिया। जब भी आम लोगों को जानकारी साझा करने का एक नया और असरदार तरीका मिलता है, तो सत्ता के ढांचे में हलचल मचती ही है। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, जिस तरह औपनिवेशिक सरकार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कानूनों से सूचना को नियंत्रित करने की कोशिश की, क्या आज की दुनिया में सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के नए और ज्यादा छुपे हुए तरीके मौजूद हैं? सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स जो हमें दिखाते हैं कि क्या देखना है, फेक न्यूज़ का फैलता जाल या डेटा का चुनिंदा इस्तेमाल, क्या ये आज के दौर की सेंसरशिप के नए और ज्यादा शातिर उपकरण हैं? इस पर विचार जरूर कीजिए।